कंडीशनली स्टेबल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई ना कोई एक ऐसा कांस्टेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हो कांस्टेंट या फिर वो जो पैरामीटर है उसकी हम लोग एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो कभी स्टेबल होगा, सिस्टम कभी मार्जिनल स्टेबल होगा और सिस्टम कभी अनस्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जांपल, यहाँ पर ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s⁻³ + 8 s⁻² + 2s + k = 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो है थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो k वो एक ऐसा कांस्टेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा पैरामीटर होता है। हमें पता है जो कांस्टेंट होते हैं कितने टाइप के होते हैं। कांस्टेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक कांस्टेंट होता है और डायनेमिक कांस्टेंट होता है। डायनेमिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, वेरी करती है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्टैटिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा के लिए फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर k की वैल्यू अगर मैं 2 कंसिडर करूँ तो जो 2 होगा वो हमेशा के लिए फिक्स्ड होगा। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो k होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो k होता है ये एक ऐसा कांस्टेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसकी हम लोग रेंज डिफाइन कर सकते हैं, और हम लोग ये कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिस्टम होगा कभी स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा और कब मार्जिनल स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने RH टेबल टैबुलेट किया s⁻3 s⁻2 s⁻1 s⁻0। s⁻3 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, s⁻2 को स्किप करते हुए s⁻1 का कोएफिशिएंट है 2। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे 0। सिमिलरली s⁻2 उसका कोएफिशिएंट है 8, फिर उसके बाद s⁻1 को स्किप करते हुए s⁻0 का कोएफिशिएंट k, यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे 0। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 16 - k डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और सिमिलरली यहाँ पर भी हमें मिलेगा k। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम को देखें तो फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है, तो इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल सिस्टम। और स्टेबिलिटी के लिए एक कंडीशन होती है कि जो k होता है वो हमेशा 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। स्टेबल सिस्टम के लिए जो k होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है 0 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर k अगर 0 के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होता है तो ये जो 16 - k डिवाइडेड बाय 8 ये भी 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो अगर k अगर 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो 16 - k डिवाइडेड बाय 8 ये भी ज़्यादा होगा 0 के कंपैरिजन में। 8 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 16 - k ग्रेटर दैन 0। इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं k लेस दैन 16। तो जो k होगा वो 16 से कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो k है वो 16 से कम है। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था कांस्टेंट दो टाइप का होता है। यहाँ पर हम लोग जो कंसीडर करेंगे कांस्टेंट वो होगा डायनेमिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो k की जो वैल्यू है वो 16 से कम है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो जो k की जो वैल्यू है वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो k होगा वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा और 16 के कंपैरिजन में कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक कंडीशन डिफाइन कर दी है, कि जो सिस्टम होगा वो कब स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा और मार्जिनल स्टेबल होगा। जब k की वैल्यू 16 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो पक्का स्टेबल होने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर k की वैल्यू अगर 5 होती है तो ऑब्वियसली जो 5 है वो 16 से कम है, तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर k की वैल्यू 17 हो जाती है तो उस केस में अगर हम लोग देखें जो 17 है वो 16 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। k की वैल्यू 17 हो गई तो 17 ज़्यादा है 16 के कंपैरिजन में, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर k की वैल्यू 16 के बराबर में होती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा मार्जिनल स्टेबल, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो k होता है वो डायनेमिक कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो k की जो वैल्यू होगी वो 0 से 16 के बीच में होगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक के k की वैल्यू लाई कर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो k की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, हैंस ये जो k होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होगा वो होगा डायनेमिक कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम लोग मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए अगर हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, अगर k की वैल्यू 16 के बराबर में हो जाती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा पक्का मार्जिनल स्टेबल होगा, तभी उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, RH क्राइटेरिया में हमें रो ऑफ 0 मिलना चाहिए और नो साइन चेंज मिलना चाहिए, तब जाके जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें रो ऑफ 0 मिलना चाहिए, इसका मतलब 16 - k डिवाइडेड बाय 8 ये 0 के बराबर में हो जाएगा तो उस केस में हमें यहाँ पर रो ऑफ 0 मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 16 - k डिवाइडेड बाय 8। इसको जब हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो उस केस में हमें मिलेंगी रो ऑफ 0, और हमें कोई साइन चेंज नहीं मिल रही है, इसका मतलब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। 8 को हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 16 - k, हमें मिल जाएगा k = 16।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंडीशन डिफाइन कर दी, जब k 16 के बराबर में होगा तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा मार्जिनल स्टेबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो k है उसे 16 के बराबर में होना ही होगा मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो k है उसे 16 के कंपैरिजन में कम होना ही होगा स्टेबल सिस्टम के लिए। सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो उस केस में जो k है उसको 16 के कंपैरिजन में कम होना ही होगा। उसका रीज़न अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने एनालिसिस करी थी थर्ड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन की, तो यहाँ पर ये जो k है वो है आउटसाइड कोएफिशिएंट, और यहाँ पर ये जो 8 × 2 अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 16, और जो 16 होगा वो होगा इनसाइड कोएफिशिएंट। तो जो k है वो इनसाइड कोएफिशिएंट के कंपैरिजन में कम होना ही चाहिए, और यहाँ पर इनसाइड कोएफिशिएंट 16 ज़्यादा होना ही चाहिए k के कंपैरिजन में, तब जाके जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन शुड बी लेस, आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन कम होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं आउटसाइड कोएफिशिएंट कम होना चाहिए देन द इनसाइड कोएफिशिएंट फॉर द स्टेबल सिस्टम। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन या फिर जो आउटसाइड कोएफिशिएंट है वो कम रहना चाहिए इनसाइड कोएफिशिएंट के कंपैरिजन में, तब जाके जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है वही हमें बता रही है कि जो k जो कि आउटसाइड कोएफिशिएंट है ये कम होगा 16 के कंपैरिजन में, तब जाके जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया k 16 के बराबर में हो जाएगा तो उस केस में जो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल होगा। सही बात है। अगर आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन अगर इनसाइड मल्टीप्लिकेशन के बराबर में होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा मार्जिनल स्टेबल। 16 है इनसाइड मल्टीप्लिकेशन और जो k है वो है आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन। तो आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन और इनसाइड मल्टीप्लिकेशन अगर बराबर में होते हैं, आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू इनसाइड मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन है 16 इनसाइड मल्टीप्लिकेशन है, तो आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन और इनसाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर में होते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा, जिसको हमने यहाँ पर प्रूव किया। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू k डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 2 s प्लस 4, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया s प्लस 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें बनाना होगा वी हैव टू मेक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन ऑर्डर टू टैबुलेट RH टेबल। RH टेबल टैबुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें बनाना होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन होगा वो बन जाएगा s इंटू एस प्लस 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें कंसीडर करना है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस है वो कुछ इतना है, तो उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया s इंटू एस प्लस 2 s प्लस 4 s प्लस 6, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया प्लस के इक्वल टू 0। सिमिलरली अभी इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो s और ये जो s होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा s स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये जो s होगा उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2s। सिमिलरली s प्लस 4 और जो s प्लस 6 होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 4s प्लस 24 प्लस के। तो यहाँ पर ये वाला जो सेम जो स्टेप है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया s स्क्वायर प्लस 2s s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 4s प्लस 24 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो 6s प्लस 4s ये हो जाएगा 10s, तो हमें मिल जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 24 प्लस के इक्वल टू 0। इसके आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, जो s स्क्वायर होगा उसको हम लोग s स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा s टू दी पावर 4, प्लस यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो s स्क्वायर होगा उसको हम लोग 10s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10s टू दी पावर 3, प्लस साइन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो s स्क्वायर होगा उसको हम लोग 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24s स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो 2s होगा उसको हम लोग s स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2s टू दी पावर 3, प्लस यहाँ पर ये जो 2s होगा, जस्ट वेट फॉर दी सेकंड, यहाँ पर ये जो 2s होगा उसको हम लोग 10s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20s स्क्वायर, क्योंकि 2s इंटू 10s 2 बार s होगा और 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 20s स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये जो 2s होगा उसको हम लोग 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 48s प्लस के इक्वल टू 0। ये जो प्लस के है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 10s टू दी पावर 3 और यहाँ पर 2s टू दी पावर 3, ये क्या हो जाएगा 12s टू दी पावर 3, तो हमें मिल जाएगा s टू दी पावर 4 प्लस 12s टू दी पावर 3 प्लस 24s स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 20s स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला जो 20s स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये 2s टू दी पावर 3 और 10s टू दी पावर 3 दोनों को हमने प्लस किया तो हमें मिल गया 12s टू दी पावर 3, ये प्लस 48s प्लस के इक्वल टू 0। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं s टू दी पावर 4 प्लस 12s टू दी पावर 3 प्लस 44s टू दी पावर 2 प्लस 48s प्लस के इक्वल टू 0।
यहाँ पर ये जो सेम जो स्टेप है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया नीटली, s टू दी पावर 4 प्लस 12 s टू दी पावर 3 प्लस 44 s टू दी पावर 2 प्लस 48 s प्लस के इक्वल टू 0। एक्चुअली अगर हम लोग देखा जाए ना, ये लेवल पर ना हम लोग ये सब नहीं कंसीडर करना चाहिए, मगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, सो आई जस्ट थॉट टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके रेस्पेक्ट में अभी हम लोग आरएच टेबल टैबुलेट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा s टू दी पावर 4, s टू दी पावर 3, s टू दी पावर 2, s टू दी पावर 1, s टू दी पावर 0। s टू दी पावर 4 इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1, s टू दी पावर 3 को स्किप करते हुए यहाँ पर हमें मिल जाएगा 44 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा k। तो आई नो आपको टेबल टैबुलेट करना आता है। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 48, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, यहाँ पर हमें मिलेगा 40, यहाँ पर हमें मिलेगा k, यहाँ पर हमें मिलेगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 40 इंटू 48 माइनस 12 के डिवाइडेड बाय 40, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर k, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल सिस्टम के लिए जो k होगा वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला जो टर्म है वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 40 होगा, यहाँ पर ये जो 40 होगा उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 40 इंटू 48 ग्रेटर दैन 12k। फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं k इज़ लेस दैन 40 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 12। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 160। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो k की जो वैल्यू होगी वो 160 के कंपैरिजन में कम होगी। सिमिलरली जो k की जो वैल्यू होगी वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी स्टेबल सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंडीशन को डिफाइन कर दी। यहाँ पर ये ट्रांसफ़र फंक्शन हमने कंसीडर किया और ये ट्रांसफ़र फंक्शन के रेस्पेक्ट में जो सिस्टम के लिए जो स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है उसको हमने डिफाइन कर दी। तो अगर k की वैल्यू 160 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग सेम थिंग प्रूव कर सकते हैं, जब k की वैल्यू 160 के बराबर में होगी तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा मार्जिनल स्टेबल। और जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा तो उस केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए जो पूरा जो टर्म होगा उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, जब जाके हमें यहाँ पर मिलेंगी रो ऑफ 0 और एक भी साइन चेंज नहीं है, हेंस जो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था थोड़े टाइम पहला, यहाँ पर अभी हमें फाइंड आउट करना है k की वैल्यू मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए। वैल्यू ऑफ k फॉर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम जो कि 160 के बराबर में होगी ऑब्वियसली। तो हमें मिल जाएगा 40 इंटू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो जो सेम जो आर एच टेबल है उसको मैंने यहाँ पर कंसीडर किया हूँ। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म होगा 40 इंटू 48 माइनस 12 के डिवाइडेड बाय 40, इसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी रो ऑफ 0 और एक भी साइन चेंज नहीं है, हैंस सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। तो जो मार्जिनल स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है अगर उसे आपको डिफाइन करना है तो उस केस में ये वाला जो टर्म होगा उसको आपको 0 के साथ इक्वेट करना ही होगा। तो इसको भी हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40 इंटू 48 माइनस 12 के डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 0। इसके आगे हमें मिल जाएगा 40 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू k। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैंसिलेशन करें तो हमें मिल जाएगा k इक्वल टू 160। आई मीन ये जो 40 होगा उसको हम लोग 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये 12 हमें मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 160। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो k की जो वैल्यू है वो 160 के बराबर में, k की वैल्यू 160 के बराबर में होगा तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा। वैल्यू ऑफ k फॉर द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, यहाँ पर ये k की वैल्यू हमने कंसीडर करी जो कि 160 के बराबर में, हैंस जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा। और जो k की जो वैल्यू है 160 के बराबर में होना ही होगा, तब जाके जो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो इक्वेशन कंसीडर किया था, यहाँ पर जो हमने जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया था वो था फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन। s की जो हाईएस्ट पावर है वो है 4। तो यहाँ पर आप थर्ड ऑर्डर सिस्टम की जो हमने जो एनालिसिस की थी, थर्ड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन की जो एनालिसिस की थी, तो वो वाली ट्रिक हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते इनसाइड कोएफिशिएंट और आउटसाइड कोएफिशिएंट वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो है फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन। अगर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन होता तो उस केस में हम लोग इनसाइड कोएफिशिएंट और आउटसाइड कोएफिशिएंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अप्लाई कर सकते थे। तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है और मार्जिनल स्टेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो रो ऑफ 0 है उसके ऊपर वाली रो को कंसीडर करते हुए हम लोग बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा 40 इंटू एस स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। के की जगह हमें सिंपली पुट करना है 160, तब जाके हमें मिल जाएंगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो कि वो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। हमें पता है जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो ऑसिलेट कर रहा होता है,
और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ से ऑब्टेन किया ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसा हम लोग RH क्राइटेरिया में ऑब्टेन करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिला 40 × s² प्लस के की जगह आ जाएगा 160। तो जैसे हम लोग के की जगह 160 पुट करेंगे, नोट दैट टू मेक द सिस्टम मार्जिनल स्टेबल वी नीड टू कंसीडर रो ऑफ 0 एंड साइन चेंज शुड बी 0। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, अगर आपको मार्जिनल स्टेबिलिटी डिफाइन करना है तो उस केस में आपको रो ऑफ 0 कंसीडर करना होगा और जो साइन चेंज है वो भी 0 होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये 40 s² प्लस के इक्वल टू 0। के की जगह पुट कर देंगे 160, तो हमें मिल जाएगा 40 s² प्लस 160 इक्वल टू 0। हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये 40 और यहाँ पर ये 160, हमें मिल जाएगा -4 s² इक्वल टू -4। हमें मिल जाएगा s इक्वल टू प्लस माइनस j2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो ओमेगा होगा बराबर में होगा 2 रेडियन पर सेकेंड के। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी वो होगी 2 रेडियन पर सेकंड। तो कुछ इस तरीके से मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।